तो लास्ट लेक्चर में अपन ने सूडो फोर्स की बेसिक थ्योरी सीखी थी कि सूडो फोर्स क्या होता है। तो हमने ये जाना था कि सूडो फोर्स होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, और ये इसकी डायरेक्शन होती है एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के ऑपोजिट में, एंड इट इज अ मैथमेटिकल करेक्शन, ताकि हम एक एक्सीलरेटेड फ्रेम से भी न्यूटन्स लॉ लगा पाए। ठीक, इस पे बेस्ड अपन कुछ बेसिक बेसिक से सिंपल क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक सबसे सिंपल क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कीजिए सब लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, a box is moving upwards with retardation a less than g. Find the direction and magnitude of pseudo force acting on the block. Also calculate normal reaction exerted by the surface on the block. वैसे आपका क्वेश्चन आता है, मैं इसको ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सेम क्वेश्चन मैं दो फ्रेम से सॉल्व करूंगा। ये सेम क्वेश्चन मैं दो फ्रेम से सॉल्व करूंगा। तो जब मैं इसको ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करूंगा तब तो सूडो फोर्स की बात ही नहीं आएगी, मैं नॉर्मल सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूँ, जो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, है ना। मैं इसको ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूँ। तो ग्राउंड फ्रेम से आप कहोगे सर इस ब्लॉक पे फोर्सेस हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। ग्राउंड फ्रेम से कहोगे इस पे नीचे mg है, ऊपर नॉर्मल है, और साथ साथ ये ऊपर की तरफ मूविंग अपवर्ड विथ रिटार्डेशन a लेस देन g, इज मूविंग अपवर्ड विथ रिटार्डेशन, ऊपर जा रहा है और रिटार्डेशन है, मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। समझा चुका हूं मैं ये चीज। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। इक्वेशन लिखेंगे ग्राउंड फ्रेम से, क्या लिखेंगे, mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू ma, सो नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस, ये नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। हमने क्वेश्चन सिंपल ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किया, ये आपको नॉर्मल रिएक्शन के टाइम पे ही सिखा चुका। ठीक है, मान लो मैं इसी क्वेश्चन को लिफ्ट की फ्रेम से सॉल्व करना चाहता हूं, लिफ्ट की फ्रेम से। एक ऑब्जर्वर है जो लिफ्ट की फ्रेम में बैठा हुआ है, वो यही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, है ना, कि एक ऑब्जर्वर है जो लिफ्ट के अंदर है, उसको ये ब्लॉक दिखेगा और वो इस पे इक्वेशंस लिखेगा। एक तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये ऑब्जर्वर भी ऊपर जा रहा है। कितने, सॉरी, लिफ्ट नीचे ऊपर जा रही है, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, इसका मतलब इस ऑब्जर्वर का भी एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है। इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि ब्लॉक लिफ्ट के अंदर रखी हुई है, और इसको पता है कि ये खुद एक्सीलरेटेड फ्रेम में है, तो ये लिफ्ट का एफबीडी सॉरी ये ब्लॉक का एफबीडी बनाएगा। ये क्या करेगा, ब्लॉक का एफबीडी बनाएगा। ये कहेगा ब्लॉक पे नीचे इसका एमजी लग रहा है, ये कहेगा ब्लॉक पे ऊपर नॉर्मल लग रहा है, और क्योंकि इसे पता है कि ये खुद एक्सीलरेटेड फ्रेम में है और इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, तो ये कहेगा इस पे एक सूडो फोर्स भी लगेगा ऊपर की तरफ। कितना लगेगा, ma। मैंने बताया था सूडो फोर्स कितना होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो अपने फर्स्ट पार्ट का आंसर यहीं से आ गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स ऑन द ब्लॉक। अगर मैं लिफ्ट की फ्रेम से सॉल्व करूं तो इस पे सूडो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा और m इंटू ए आएगा, है ना। और इसको दिखेगा ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, इसको क्या दिखेगा कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। तो ये इस पे इक्वेशन क्या लिखेगा, तो बेटा ये इस पे इक्वेशन लिखेगा सूडो फोर्स प्लस नॉर्मल इक्वल टू mg। तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस सूडो फोर्स, मतलब mg माइनस ma, वही आंसर आएगा वापस, m इंटू जी माइनस। किसी भी फ्रेम से सॉल्व करें, फोर्स की वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो सेम वैल्यू आएगी चाहे अपन किसी भी फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अच्छा, जो फोर्सेस होते हैं ना वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, ये सब रेफरेंस फ्रेम पे, कोई भी फोर्स रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। हम क्या सीख रहे हैं, सूडो फोर्स जो एक एक्चुअल फोर्स नहीं है, ये एक वर्चुअल फोर्स है। ये हम तब लगाते हैं जब अपन क्वेश्चन को हम किसी एक्सीलरेटेड फ्रेम से सॉल्व करना चाहते हैं। सेम क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व हो सकता है, सेम क्वेश्चन लिफ्ट के फ्रेम से भी सॉल्व हो सकता है। फिर आप कहोगे सर सूडो फोर्स सीख क्यों रहे हैं। सुनना मेरी बात, बहुत लोगों को दुनिया में सूडो फोर्स मुश्किल लगता है, उसके लिए मेरी ये स्टेटमेंट है कि सूडो फोर्स क्वेश्चन को आसान बनाने का तरीका है, बिल्कुल वैसे जैसे रिलेटिव मोशन सीखा था। रिलेटिव मोशन क्वेश्चन को आसान बनाता था ना, तुम्हें भले ही वो लगा हो कि कुछ पार्ट उसमें मुश्किल था, लेकिन अगर रिलेटिव मोशन नहीं जानते तो वो ज्यादा मुश्किल होता।
वैसे ही सूडो फोर्स का जो क्वेश्चन होता है वो बिना सूडो फोर्स के ज्यादा मुश्किल होगा, सूडो फोर्स से उसको आसान बनाते हैं। तो सूडो फोर्स सिंपली क्या है कि हम अगर किसी भी एस्टेटेड फ्रेम में बैठ के देखते हैं तो हमें बॉडी पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है, सूडो फोर्स क्या, जिसकी वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के ऑपोजिट। जल्दी स्लाइड को नोट कीजिए, 30 सेकेंड दे रहा हूं, फिर आगे चलेंगे। चलिए, ये पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा। इसमें मैंने आपको ये बताया कि सेम क्वेश्चन कहीं से सॉल्व करें, एक ही बात। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि एक ऐसा वेज है ना, ये वेज है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, सब कुछ स्मूथ है ना, हर सरफेस स्मूथ है, वेज फ्री टू मूव है। क्या आपको ये बात समझ आती है कि ये इसके नीचे स्लाइड होगा तो समझ में आता है? जरा ये फील करके देखो कि अगर मैं इसे बहुत ही तेजी से राइट साइड लेके जाऊं, है ना, अगर अपन इसे रोक के रखेंगे तब तो ब्लॉक इसके नीचे स्लाइड करेगा। अगर मैं इसे बहुत तेजी से राइट साइड लेके जाऊं तो आपको ये फील आएगा कि ब्लॉक और वेज साथ साथ मूव करेंगे, मतलब ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा। क्या ये मैकेनिकली फील आ रहा है आपको कि वो नीचे जाएगा? अगर मैं इसे बहुत तेजी से राइट साइड लेके जाऊं तो ब्लॉक और वेज हमेशा ऐसे ही दिखेंगे। बोलो भाई, मैकेनिकली ये फील आ रहा है क्या? आ रहा है ना? बिल्कुल। तो यही क्वेश्चन है, बस रुक जाओ, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है कि इसको कितने एक्सेलरेशन से लेके जाएं। फाइंड acceleration for which block and wedge will move together। ऐसे भी कह सकते हैं find the acceleration for which block and wedge will move together, या ये स्टेटमेंट आपको ऐसे भी लिखा हो सकता है कि find the acceleration for which block will not move with respect to wedge। एक ही बात है, block and wedge will move together और block will not move with respect to wedge, both statements are same। कि ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोनों साथ साथ मूव। ठीक, इस क्वेश्चन को अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करूं, जो कि मैं नहीं करूंगा, तो मैं आपको सोचना बता रहा हूं कैसे सोचेंगे। तो अपन कहेंगे कि अपन सर क्या करेंगे ना, ब्लॉक और वेज दोनों का बीडी बना लेंगे। तो ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा, सोच के देखिए। तो अपन कहेंगे ब्लॉक पे जो फोर्सेस आएंगे, इधर की तरफ mg और इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। फिर अपन कहेंगे ब्लॉक साथ साथ जा रहा है, मतलब ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, तो हम ब्लॉक पे वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस कर देंगे और हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सॉल्व होके आंसर आएगा, है ना। पहला मेथड तो ये रहा। ठीक, थोड़ा सा मुश्किल है। और फिर अपने को वेज पे भी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी अगर फोर्स निकालना हो तो। अपन कहेंगे वेज पे इधर नॉर्मल आएगा, इधर से हम फोर्स लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पूरी कहानी बनेगी। ये सिचुएशन अगर मैं एक ऐसे ऑब्जर्वर के लिए सोचूं जो इसी वेज पे बैठा हुआ है, जरा सोचो इसको क्या दिखेगा। एक आदमी है जो वेज पे बैठा हुआ है, इसको क्या दिखेगा? ये थीटा पता है आपने, इसी वेज पे एक आदमी बैठा हुआ है, उसको क्या दिखेगा? उसको दिखेगा कि ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है। उसको क्या दिखेगा कि अगर m मास का ब्लॉक है तो ये वेज पे एज इट इज रखा हुआ है। सो फॉर दिस ऑब्जर्वर दिस सिचुएशन इज वेरी सिंपल, दिस इज इक्विलिब्रियम। जबकि आप अगर जमीन से बैठ के देखते तो आपको दिखता कि वेज भी चल रहा है, ब्लॉक भी चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ती। जबकि इस ऑब्जर्वर के लिए अगर मैं एक ऑब्जर्वर मान लूं जो वेज पे बैठा हुआ है, तो इसको सिंपली क्या दिखेगा कि ब्लॉक एक जगह रखा हुआ है बस। क्योंकि यही तो कहा गया है कि दोनों एक साथ साथ मूव कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे। तो ये ऑब्जर्वर अपने लिए सॉल्व कर लेगा। तो देखो ये ऑब्जर्वर इसका बीडी बनाएगा। ये ऑब्जर्वर कहेगा एक तो इस पे लगेगा mg, दूसरा इस ब्लॉक पे इधर लगेगा नॉर्मल,
और तीसरा, क्योंकि इस ऑब्जर्वर को पता है कि ये खुद आगे जा रहा है, तो इस पे पीछे की तरफ लगेगा मास इनटू एक्सेलरेशन, सूडो फोर्स, है ना। और वो ऑब्जर्वर कहेगा कि ये तीनों फोर्स मिलके एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दीज फोर्सेस आर बैलेंस्ड। और वो कहेगा कि इसके हिसाब से बीटी बना लो, बैलेंस कर लो और आंसर आ जाएगा। और हम जानते हैं कि इंक्लाइन प्लेन के केस में सबसे आसान होता है कंपोनेंट करना इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। ये आएगा mg sin थीटा और ये आएगा mg cos थीटा। वैसे ये ma के कंपोनेंट्स होंगे, ma का कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ ma cos थीटा और इधर की तरफ ma sin थीटा। ये इनके कंपोनेंट्स ग्रीन से जो मैंने किए mg के कंपोनेंट और ma के कंपोनेंट। अब भाई मैं ये कह रहा हूं कि ये मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस फोर्स ने इस फोर्स को बैलेंस कर दिया और नॉर्मल रिएक्शन इनका सम होगा। यही तो आएगा आंसर। भाई मैं कह रहा हूं अगर मूव नहीं कर रहा है तो मूव नहीं कर रहा है मतलब इंक्लाइन के अलोंग भी मूव नहीं कर रहा और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर भी मूव नहीं कर रहा। तो अगर मैं अलोंग द इंक्लाइन लिखूं, अलोंग द इंक्लाइन, क्या इक्वेशन आएगी? तो आप कहोगे सर सिंपल है कि ma cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। m से m कैंसिल हुआ, a की वैल्यू कितनी आएगी? g tan थीटा। a कितना आएगा? g tan थीटा। ठीक है। और नॉर्मल कितना आएगा? अगर नॉर्मल कभी पूछा, ये क्वेश्चन तो हो गया, a इज इक्वल टू जी टेन थीटा। नॉर्मल कितना आएगा? तो नॉर्मल आप कहोगे सर नॉर्मल इधर भी बैलेंस होगा, दैट विल बी mg cos थीटा अपॉन ma sin थीटा। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a की जगह जी टेन थीटा रख देते हैं, तो ये बनेगा mg cos थीटा प्लस ma की जगह जी टेन थीटा, मतलब ये बन जाएगा mg sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा एलसीएम ले लेंगे, ऊपर बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा और ये बनेगा नॉर्मल इक्वल टू mg sec थीटा। क्या बनेगा? नॉर्मल इक्वल टू mg sec थीटा। बेटा ये आंसर ना याद रखना है, जी टेन थीटा। कि अगर एक ट्रायंगुलर वेज को ऐसे जी टेन थीटा से लेके जाते हैं तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ये आंसर हमें ध्यान रखना है। ये मतलब किसी क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है अपने लिए। तो अपने को कभी भी ऐसा कहा जाए ना कि ऐसा कोई थीटा वाला प्लेन है जिस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और वेजर ब्लॉक साथ साथ जा रहा है या कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो अपन हमेशा कहेंगे कि अपने को पता है कि ए इक्वल टू जी टेन थीटा होगा। ये आंसर याद रखना है कि अगर ये सिस्टम जी टेन थीटा से जाता है तो दोनों साथ साथ जाते हैं तो एक ही सिस्टम बन गया ना, देयर विल बी नो स्लिपिंग और नो रिलेटिव मोशन। वो पता है, ये तो अपन निकाल देते हैं, इसको याद रखना ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये अपने को याद होना चाहिए तो जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस में ना ये एक पार्ट होता है, अगर सीरीज सॉल्व करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस में एक पार्ट होगा कि ऐसा सिस्टम बना हुआ है, उसका एक पार्ट है ये कि जी टेन थीटा से। ठीक है, जल्दी लिखिए, साथ साथ भी लिख सकते थे। 30 सेकेंड दे रहा हूँ लिखने के लिए, 30 सेकेंड दे रहा हूँ लिखने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आता है, वो क्या आता है? बिल्कुल यही सेटअप एज इट इज, टेबल, टेबल के ऊपर ब्लॉक। अच्छा तुम्हें ये भी फील आ रहा है क्या कि अगर मैं इसको लेफ्ट में खींचूं बहुत तेजी से, लेफ्ट में, तो और तेजी से नीचे आएगा? मैं से बाएं खींच लूं बहुत तेज तो और नीचे आएगा, फटाफट नीचे आएगा। बस वही करना है। हाँ, वही वही करना है, इसको बहुत तेज खींचे तो सीधा नीचे आएगा। ये फील आ रही है सबको? बस इसी फीलिंग को सवाल में चेंज करना है। तो बस दूसरा क्वेश्चन यही है कि फाइंड ए फॉर विच block will fall freely
फॉल फ्रीली का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी डाउनवर्ड्स। क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी डाउनवर्ड्स। ठीक है। अच्छा, मैं वापस कह रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन ग्राउंड के प्लेन से किए जा सकते हैं आराम से, बट यहां से करना आसान। अब सुनना मेरी बात। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं जीवन में इस ब्लॉक का एफबीडी बनाता, ये बात समझना है, अगर मैं कहूं कि इस ब्लॉक का एफबीडी बनाता ऐसे ही, तो इस पे कौन कौन से फोर्स आते हैं? इधर mg और इधर नॉर्मल। ग्राउंड की फ्रेम से ही अगर मैं इसका डायग्राम बनाता, तो इस पे ये दो फोर्स आएंगे, mg और नॉर्मल। फॉल फ्रीली का मतलब इसका एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है। तो अगर मैं कहूँ ना कि इसका फ्री फॉल हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है, ये तभी पॉसिबल है जब नॉर्मल 0 हो जाए। भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं ग्राउंड की फ्रेम से देखूं तो इस पे दो फोर्स हैं, mg और नॉर्मल, और मैं कहूँ इसका फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल मतलब सिर्फ mg लग रहा है, इसका मतलब नॉर्मल कितना हो गया? 0। इसका मतलब हमें वो कंडीशन निकालनी है इस केस में जब नॉर्मल 0 हो जाए। वापस वही डायग्राम, वेज के रिस्पेक्ट में अपन एफबीडी बना सकते हैं। आदमी वापस इस पे बैठा हुआ है, आदमी इस बार पीछे जा रहा है, तो आदमी को सूडो फोर्स आगे दिखेगा, m इंटू ए। नीचे की तरफ mg, इधर की तरफ नॉर्मल, इसी नॉर्मल को हम 0 करेंगे। कंपोनेंट्स कर दो, mg के कंपोनेंट इधर की तरफ mg साइन थीटा, इधर की तरफ mg कॉस थीटा। ma के कंपोनेंट इधर की तरफ ma साइन थीटा, और इधर की तरफ ma कॉस थीटा। कंपोनेंट करना सिखा चुका हूं भाई, ठीक है। तो ये वेज पे तो स्लाइड होगा, इस आदमी को दिखेगा कि ये वेज के अलोंग तो स्लाइड होगा, कोई रोक ही नहीं सकता, इन दोनों फोर्स एक तरफ लग रहे हैं। लेकिन सोच के देखो, इस आदमी को क्या दिखेगा ना, कि ये ब्लॉक सिर्फ वेज पे मूव कर रहा है। क्या इस आदमी को ये ब्लॉक कभी वेज के परपेंडिकुलर मूव करना दिख सकता है? नहीं, आदमी को दिखेगा ब्लॉक वेज के अलोंग नीचे जा रहा है। ये आदमी वेज पे बैठा हुआ है, तो अगर मैं पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लिखूं, बस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, तो आप कहोगे सर ये दोनों फोर्स और ये फोर्स आपस में बैलेंस है। तो नॉर्मल इक्वल टू एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी cos थीटा। दिस इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। वो ब्लॉक जब भी उसको मूव करता दिखेगा और इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल दिखेगा, और आपको वो केस लेना है जब नॉर्मल 0 हो जाए। सो ए इज इक्वल टू जी cot थीटा। पिछला जी टेन थीटा था, ये जी cot थीटा। बाइसिमेट्री याद रहता है, ये कम ही पूछते हैं वैसे, कभी पूछ लिया तो ध्यान रखना। अगर इसको जी cot थीटा से पीछे खींच लेते हैं तो इसका फ्री फॉल होता है। तो ये दो केसेस हैं। जी टेन थीटा वाला तो याद ही रखना है कि अगर जी टेन थीटा से ले जाते हैं तो दोनों साथ साथ जाता है। इसमें क्या होगा? ब्लॉक का फ्री फॉल होगा, मतलब नॉर्मल 0। उस पर बैठे ऑब्जर्वर को दिखेगा कि ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन नीचे जा रहा है। फटाफट जल्दी लिखिए। जल्दी लिखें, ना लिख पाए तो मैं बाद में स्लाइड भी भेज ही दूंगा, चिंता मत करें छूट जाए तो। ये थर्ड क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन है, थ्योरी खत्म हो चुकी है। फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया। अब जरा सोचो क्या सवाल है। All surfaces are smooth in the adjoining figure. Find f such that block remains stationary with respect to wedge. क्या समझ आया? कि ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगा, इसका मतलब दोनों साथ साथ जाएंगे। कितने से? जी टेन थीटा से। ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज, इसका मतलब दोनों साथ साथ जाएंगे जी टेन थीटा से। और आपको जैसे ये पता चल गया, आपसे पूछा है कितने फोर्स से धक्का दें कि ऐसा होगा। बेटा फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम, एक ही सिस्टम बन गया, इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ द सिस्टम है m प्लस m, एक्सेलरेशन है जी टेन थीटा। पता है ये क्वेश्चन, ये अगर ना पता हो ना ये रिजल्ट, तो हमें ब्लॉक का बीडी बनाना पड़ेगा,
ट्रायंगुलर टेबल का एमबीटी बनाना पड़ेगा, दोनों पे इक्वेशन लिखोगे, तुम्हारे पास 3 वेरिएबल आएंगे, है ना, एक्सेलरेशन का, फोर्स, उनके बीच का नॉर्मल, और फिर तुम 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व करोगे, यही आंसर है। अगर तुम्हें ये पता है कि इसको मैं अगर a इक्वल टू जी टेन थीटा से लेके जाता हूँ तो ये दोनों साथ साथ जाएंगे, तो सीधा आपने को पता है कि नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम, पूरा सिस्टम साथ जा रहा है, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में। तो मास और सिस्टम m प्लस m है, एक्सेलरेशन जी टेन थीटा, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, जल्दी 30 सेकेंड है बस। फायदा दिखा? फायदा दिखा भाई, और दिखे, फायदे ही फायदे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बढ़िया सवाल है, आईआईटी में है वो। गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जरा पढ़िए सवाल, सब लोग पढ़िए। एक तो क्वेश्चन देख के याद दिनों की हिम्मत जवाब दे जाएगी कि वायर जो है वो पैराबोलिक शेप में है। सब लोग पहले क्वेश्चन रीड कर लो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। सब लोग पहले क्वेश्चन रीड कर लो, और जरा मैकेनिकली क्या होगा फील करने की कोशिश करोगे, फाइनली सिस्टम कैसा हो जाएगा, इस चीज को मैकेनिकली जरा फील करने की कोशिश करो। 30 सेकेंड टाइम दे रहा हूँ ये फील करने के लिए, क्वेश्चन पढ़ लो क्या हो रहा है, फिर जब मैकेनिकली फील करने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। इट इज अ गुड क्वेश्चन, आसान है, आईआईटी के हिसाब से ये इजी क्वेश्चन में आता है। आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो जीवन में, वरना जब आप 2 साल पढ़ के जाओगे, दिस क्वेश्चन इज काउंटेड एज इजी क्वेश्चन। मुझे क्या समझ में आया क्वेश्चन पढ़ के इंग्लिश में, ऐसा है कि एक पैराबोलिक वायर है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हो तो इतना तो आता है। इसको एक तरफ लेके जा रहे हैं, x एक्सिस के पैरेलल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, a मान लेते हैं, इधर की तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे एक बीड है, इसके अंदर मोती का दाना। क्या सबको समझ आ रहा है कि बीड पीछे जाएगी? सबको फील आ रहा है क्या ये बीड पीछे जाएगी? अगर मैं इसको आगे खींचूंगा बहुत तेज तो ये बीड पीछे जाएगी, है ना? क्यों जाएगी? अगर इस पॉइंट पे सोचना चाहो ना, इस पॉइंट पे, तो आप अगर इस वायर की फ्रेम पे बैठ के देखोगे तो सूडो फोर्स लगेगा पीछे। अगर आप इस वायर पे बैठ के देख लोगे ना, तो आपको पीछे की तरफ इस पे सूडो फोर्स दिखेगा जो उसको पीछे ले जाएगा। इसकी फ्रेम से, जमीन के फ्रेम से पता है क्या दिखेगा? जमीन की फ्रेम से दिखेगा कि एक्चुअली वायर आगे जा रहा है, तो वो ड्यू टू इनर्शिया पीछे रहता जा रहा है। बट एक यहां तक आके वो रुक जाएगा, ये भी फील आई क्या? यहाँ आके कहीं रुक जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बाहर चला जाएगा, ऐसा पैराबोलिक वायर है, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आके वो रुकेगा। ऐसा होता भी है, सोच के देखो, ऐसा नहीं कि परमानेंटली ऊपर जाता रहता है, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आके रुकेगा। बस उसी पॉइंट के बारे में बात हुई है ना, किसको ए से लेके जा रहे हैं, बताओ कहाँ जाके रुकेगा। सुनो ध्यान से, कितना आसान सवाल है। एक तो मेथड क्या है देखना, सुनो, इस ऑब्जर्वर के लिए इसका एफबीडी बना लेंगे। क्या करेंगे? इस ऑब्जर्वर के लिए इसका एफबीडी बना लेंगे। एफबीडी में हम कहेंगे इस पे नीचे एमजी आएगा, इधर की तरफ नॉर्मल आएगा, और इधर की तरफ सूडो फोर्स आएगा, और फिर तीनों को बैलेंस करेंगे और अपन सॉल्व करेंगे। एक मेथड तो ये रहा, सुनना मेरी बात ध्यान से। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे? तो एंगल तो पता ही नहीं है, तो एंगल निकालेंगे। तो कहेंगे हम कि यहाँ पे एंगल कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हमें स्लोप चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए? स्लोप। उसी स्लोप से हमें यहाँ का एंगल मिलेगा। ठीक है, ये तो एक बात रही
कि इसका जो ये स्लोप जो टेन थीटा का मैग्नीट्यूड आएगा ना, उसी से मुझे इसका स्लोप मिलेगा। मतलब एक इंक्लाइन प्लेन एक्चुअली तो ये थीटा मिलेगा, पर उसका मॉड से ये थीटा मिल जाएगा। फिर कॉम्पोनेंट ऑपरेंट करेंगे, सब कुछ सॉल्व होगा। एक मेथड ये रहा, बिल्कुल आ जाएगा। मैं कहूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। मैं कहूंगा ना, सुनना मेरी बात, एक इंक्लाइन एक पैराबोलिक वायर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग एंगल वाला इंक्लाइन प्लेन है। एक पैराबोलिक वायर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग एंगल वाला इंक्लाइन प्लेन है, और ये बीड उसी पॉइंट पे जाके रुकेगा वायर के रिस्पेक्ट में जिस इंक्लाइन प्लेन के लिए a इज इक्वल टू जी टेन थीटा। मतलब जिस इंक्लाइन प्लेन का टेन थीटा a बाई जी होगा। मैंने क्या कहा, ये बीड वहीं जाके रुकेगा जहां टेन थीटा इज इक्वल टू a बाई जी होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन के साथ साथ मूव कर रही है, इसका मतलब उसके लिए a इक्वल टू जी टेन थीटा होगा। तो मैंने कहा कि ये जो पैराबोलिक वायर है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट थीटा वाला इंक्लाइन प्लेन ही तो है, और जहां जाके रुकेगा उस इंक्लाइन प्लेन के लिए टेन थीटा इज इक्वल टू जी। टेन थीटा क्या होता है, इसका स्लोप। टेन थीटा क्या होता है, इसका स्लोप। ध्यान से देखना, टेन थीटा कैसे निकालोगे, dy बाई डी एक्स। कैसे निकालोगे, dy बाई डी एक्स। ये रहा y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इक्वेशन। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, आपको अगर y इक्वल टू के एक्स का पैराबोला की इक्वेशन है, तो ये क्या आएगा, टू के एक्स। दिस इज स्लोप। क्या लिखोगे, 2kx equal to a by y. So the x coordinate is, उस पॉइंट का x coordinate a upon y नहीं g, a upon 2kg. This is the x coordinate of the point. अच्छा पूछा क्या, ये भी ध्यान से, the distance of new equilibrium point where the bead can rest with respect to wire from y axis. y axis से distance पूछी है, मतलब x कोऑर्डिनेट ही पूछा था, तो आंसर है a अपॉन 2kg या 2gk, एक ही बात है। ये रहा आंसर। सिंपल ये सोचना था, लेफ्ट वाला डायग्राम तो बनाना भी नहीं था, वो तो समझाने के लिए था कि जमीन से देखेंगे तो क्या होगा। सीधा हम सोचेंगे कि ये जो पैराबोलिक वायर है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल वाला इंक्लाइन प्लेन होता है, और उसी इंक्लाइन प्लेन पे जाके ये रुकेगा जिस इंक्लाइन प्लेन के लिए a इक्वल टू जी टेन थीटा। अब मुझे चाहिए टेन थीटा, कैसे निकालेंगे, तो टेन थीटा तो स्लोप होता है, और स्लोप निकालते हैं dy बाई डी एक्स। तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर दिया है, dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए, x की वैल्यू आ गई, खत्म, है ना। आगे से अब ये कंसेप्ट ध्यान रखेंगे कि ये जो ऐसी कोई कर्व सरफेस होती है ना, इट इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन्स। क्या सोचो ध्यान से, हर एंगल पे स्लोप अलग अलग। तो ऐसा जो कोई भी कर्व सरफेस का सवाल कभी आगे आया, तो ये दिमाग में अपनी एक अप्रोच आज डेवलप होगा। ऐसा कोई कर्व सरफेस बहुत सारे इंक्लाइन प्लेन के जैसा ही तो होता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे हम एंगल कैसे निकालेंगे, तो उसके टेंजेंट का एंगल निकालते हैं, तो उस पर टेंजेंट का एंगल, और वो होता है उस कर्व का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये अभी नहीं लिखेंगे, ये मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा, तब लिख लेना। बात समझ में आ गई आपको, अरे भाई बात समझ में आ गई कि कर्व डिफरेंट डिफरेंट प्लेन का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद होगा, ये क्वेश्चन कीजिए, आसान है ये आपके मॉड्यूल का ही सवाल है, और ये शायद मेरे हिसाब से, हाँ शायद के लास्ट क्वेश्चन है सूडो फोर्स का, 6th क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए, कर लिया हो तो अच्छी बात है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। टाइम हर फ्रेम से सेम आता है। आपको टाइम पूछा जाए या कोई फोर्स नॉर्मल टेंशन पूछा जाए, किसी भी फ्रेम से निकालोगे सेम आंसर आए, क्योंकि ये सब रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते। बिल्कुल सही, गुड। ये ए एस्लेशन से नीचे जा रहा है, तो इस पे एक ब्लॉक रखा होगा। अगर मैं कहूं कि इसके फ्रेम से इसका बीडी बनाओ, इसके फ्रेम से,
तो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स आएंगे जरा सोचो। इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ mg आएगा, इधर की तरफ नॉर्मल आएगा, है ना। अपन इस ब्लॉक पे फोर्सेस देख रहे हैं, और एक सूडो फोर्स आएगा। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो इस पे सूडो फोर्स ऊपर की तरफ है, m इंटू ए। अब जरा ध्यान से सोचिए कि इस ब्लॉक की मोशन होनी कहाँ है। इस आदमी को क्या दिखेगा कि ब्लॉक ऊपर आएगा, ऐसा, ठीक है। कहां से ऊपर से स्टार्ट हुआ था, नीचे से स्टार्ट हुआ था, मूव डाउन है, सॉरी, ये ऊपर से स्टार्ट हुआ है, टॉप से रिलीज किया क्योंकि ए की वैल्यू जी से कम दी है ना, ठीक है, सॉरी। ऊपर नीचे से होता तो ए की वैल्यू जी से ज्यादा होनी चाहिए। ये ब्लॉक यहाँ कहीं रखा है, तो इस पे नीचे की तरफ एम जी, इस पे इधर की तरफ एम ए, और इस पे इधर की तरफ नॉर्मल। तो इस आदमी को क्या दिखेगा कि ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल इधर की तरफ स्लाइड करेगा, है ना। तो हमें एक्सेलरेशन भी किस तरफ चाहिए, सिर्फ नीचे की तरफ। कंपोनेंट जब आप लोगे तो mg का ये कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, और ma का ये कंपोनेंट आएगा ma sin थीटा। तो इंक्लाइन के पैरेलल, पैरेलल टू इंक्लाइन, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप कहोगे g sin थीटा माइनस a sin थीटा, या फिर g माइनस a इंटू। दिस इज नेट एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन। नॉर्मल का तो कंपोनेंट आना नहीं है, तो बस अपने को डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितनी जानी है, l। तो अपन क्या लिखेंगे, l इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन g माइनस a sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। सो व्हाट इज टाइम, 2l अपॉन g माइनस a sin थीटा। ये हमने लिफ्ट की फ्रेम से सॉल्व कर लिया। भाई लिफ्ट की फ्रेम से हमने इसका बीडी बनाया, तो लिफ्ट में बैठे आदमी को दिखेगा कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो आएगा डाउन द इंक्लाइन g माइनस a sin थीटा, जो पहले g sin थीटा होता। सोचो ये लिफ्ट रुकी होगी तो ये g sin थीटा से नीचे आता, अब इसमें a sin थीटा माइनस हो गया। बस सिंपल, जल्दी लिखिए फटाफट। या बाद में लिखना, है ना, बेकार तुम इतना क्वेश्चन लिखोगे, चित्र बनाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, बाद में लिख लेना, भेज दूंगा मैं। एक बात बताता हूँ, बहुत जगहों में तुम्हें एक टर्म लिखा मिलेगा जी इफेक्टिव, है ना। क्वेश्चंस में अपन बहुत जगह यूज करेंगे जी इफेक्टिव। व्हाट इज जी इफेक्टिव, ये भी सूडो फोर्स से आता है। तो जी इफेक्टिव क्या होता है अगर हम समझे तो जी इफेक्टिव जो है ना, वो हम जब किसी एक्सीलरेटेड फ्रेम से देखते हैं तो सूडो फोर्स और mg, इनका रिजल्टेंट के कारण जो एक्सेलरेशन आता है, इट इज resultant acceleration due to pseudo force, resultant acceleration या resultant effect कह लो, resultant effect due to pseudo force and mg। मतलब मान लो एक बॉडी पे mg इधर लग रहा है ना, और सूडो फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आएगा। कितना आएगा, m इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस केस में जो जी इफेक्टिव लिखेंगे ना, वो आएगा अंडर रूट जी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इन दोनों के रिजल्टेंट अपॉन m। इसे मान लो मैं कहूं कि mg नीचे लग रहा है और सूडो फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या आएगा, g प्लस ए। मैं कहूं mg नीचे लग रहा है और सूडो फोर्स ऊपर लग रहा है, तो जी इफेक्टिव क्या आएगा, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो जी माइनस है। मतलब इन दोनों का वेक्टर सम एक तरीके से, दोनों के कारण एक्सेलरेशन का, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूजन हो रहा तो इसको हटा दो, ये मत लिखो डेफिनेशन, मैं आपको इससे आसान बता दूंगा कि क्या होता है। तो जी इफेक्टिव को आप ऐसे वेक्टर फॉर्म, मतलब वही है बट मैं उसको आपको दूसरे फॉर्म में बता देता हूँ। दिस इज जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर,
जहां ए क्या है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। तो देखो आप ध्यान से, ये लिखा हुआ है जी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। वही चीज है मैंने फोर्स की टर्म में बताई थी, कई बार आपको फोर्स में डाउट आ जाएगा, वैसे समझ लो कि जी और ए, जी माइनस ए, या जी और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर का ऑपोजिट। देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर कुछ इधर जा रहा होगा, तभी उसको सूडो फोर्स इधर दिखेगा, तो जी माइनस ए का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। यहाँ पे सूडो फोर्स नीचे दिखा, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा होगा। यहाँ पे सूडो फोर्स ऊपर दिखा, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर नीचे जा रहा होगा ए एक्सेलरेशन से, है ना। तो ये जी इफेक्टिव जो वेक्टर आता है, दैट इज जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वेयर ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो कहीं भी आपको ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन दे रखा हो, तो अपन जी को जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ साइन के साथ लेंगे। जैसे इस सवाल में एक्सेलरेशन भी नीचे था और जी भी नीचे था, तो जी इफेक्टिव क्या आएगा इस क्वेश्चन में, जी माइनस ए, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है, तो जी माइनस ए। तो बस अगर ये क्वेश्चन सिर्फ जी होता तो आंसर आता 2l अपॉन जी साइन थीटा, जी की जगह जी इफेक्टिव लिख दिया। तो ये जी इफेक्टिव का यूज है। तो जी इफेक्टिव को कैसे याद रख सकते हैं कि दिस इज जी माइनस ए, व्हाट इज ए, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, है ना। और ये सूडो फोर्स में अपन जानते हैं कि ए को पीछे की तरफ ऐड करते हैं, तो ऐसे भी लिख दिया हमने जी प्लस ऑफ माइनस। इसका मतलब क्या है कि उस ऑब्जर्वर को अपना फोर्स और mg का नेट इफेक्ट जो दिखेगा वो है, बट वो लिखने पे कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने वो हटा दिया। तो जी इफेक्टिव इज सिंपल जी माइनस ए, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, बस दिस इज जी इफेक्टिव। जैसे बताता हूँ इस पे बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन, ये 6 था ना, लास्ट क्वेश्चन यही है, सुनना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 7, मान लो बेटा, सुनना, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन अगर तुम इस मेथड से करोगे। ये अपना वही एटोड मशीन है ना, m1 m2 और m1 इज ग्रेटर देन m2। मान लेते हैं ये सिस्टम ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, है ना। सिस्टम कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। आपसे पूछते हैं फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पुली मूव कर रही है, यहाँ पुली मूव कर रही है, याद है पुली कंस्ट्रेंट लगता था। सुनो, अगर अपन जमीन से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका बीडी बनाएंगे, इस पे ऊपर m1, इस पे ऊपर टेंशन, नीचे mg। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ऊपर a1, इसका बीडी बनाएंगे, ऊपर टेंशन नीचे mg। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन a2, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि पुली इज मूविंग। फिर एक इक्वेशन लिखेंगे पुली के लिए, है ना, कि ये a1, ये a, ये a1, ये a2, तो a इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाई 2। तीन वेरिएबल है, और सॉरी अपने पास वेरिएबल अभी भी एक ज्यादा है ना। यहाँ से t, a1, a2 और a, चार वेरिएबल है, और फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये इससे ज्यादा है। फिर एक इस पे अपन इस पे इक्वेशन लिख ली, एक इस पे इक्वेशन लिख ली, एक अपन इस पूरे सिस्टम पे इक्वेशन लिख सकते हैं कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सॉल्व करोगे आ जाएगा, है ना। नहीं करेंगे ऐसे, कैसे करेंगे देखना। हम कहेंगे कि एक ऑब्जर्वर अगर इस लिफ्ट के अंदर बैठा होता तो इसे क्या दिखता, इसे दिखता कि पुली रुकी हुई है, और इसे दिखता कि ये कहीं से नीचे आ रहा है किसी एक्सेलरेशन से और ये ऊपर जा रहा है, यही तो दिखता। मैं इसको एक सिंपल एटूड मशीन दिखती, इस ऑब्जर्वर को क्या दिखता, एक सिंपल एटूड मशीन दिखती बस। हाँ, भले ये ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड है और ये हमें सॉल्व करना आता है, तो इसको क्या दिखता देखो, ये इसका बीडी बना लेता। ये कहता है इस पे इधर की तरफ m2g तो लग ही रहा है, इधर की तरफ सूडो फोर्स भी लगेगा m2a। इस पे इधर की तरफ m1g तो लग ही रहा है, इस पे इधर की तरफ सूडो फोर्स भी लग रहा है m1a। ठीक है, टेंशन टेंशन तो दोनों में लगती रहेगी। और एटूड, तो यहाँ जी की जगह देखो दोनों क्या आ गया, जी इफेक्टिव। मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में जी इफेक्टिव क्या लिखोगे, तो ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो जी प्लस है। ये क्या होता है, जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये जी प्लस ए आ गई, इसकी वैल्यू वेक्टर में लिखेंगे, दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है।
तुम ध्यान से देखो ना, तो ये खींचने वाला फोर्स जो था, जो पहले mg था, वो अब क्या आ गया, m इंटू जी प्लस ए। ये क्या था, m इंटू जी प्लस ए। तो बस टेंशन का फॉर्मूला क्या आता था, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। जहां जी लिखते थे ना, वहां जी प्लस ए लिख दो, आ गया आंसर खत्म। जहां जी लिखते थे वहां जी की जगह जी इफेक्टिव लिख दो, जी प्लस ए। क्योंकि ये सॉल्व करके वही आएगा, टेंशन आप किसी भी फ्रेम से सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। तो हमने इसकी फ्रेम से सॉल्व कर लिया, तो जी की जगह हमने जी इफेक्टिव लिख दिया। ऐसे सॉल्व करना चाहें तो आपको दिखेगा कि इस पे इधर की तरफ खींचने वाला फोर्स है m2 g प्लस ए, इस पे इधर खींचने वाला फोर्स है m1 g प्लस ए। इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालना चाहें कि इसको एक्सेलरेशन क्या दिखेगा, तो दिखेगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस ए। जी इफेक्टिव जी प्लस ए कैसे हुआ, तो जी इफेक्टिव होता है बेटा जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जी वेक्टर कहाँ है, नीचे, ए वेक्टर कहाँ है, ऊपर, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, इसीलिए इसको उल्टा साइन के साथ लिया, तो ये वैल्यू वाइज जी प्लस ए आया। मैंने नीचे पॉजिटिव मान लिया, तो वो माइनस ए लिखेंगे उसको, तो माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक, ये अपना सूडो फोर्स का पार्ट खत्म होता है। धीमे धीमे कुछ और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप कहीं कहीं सॉल्व करोगे। बेसिकली इतनी वैरायटी के ही क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो था इसके अंदर वो ये था, ये जी टेन थीटा, ये तो याद रखना। बाकी क्वेश्चन है, आपने ये पता होना चाहिए सूडो फोर्स होता क्या है। सूडो फोर्स होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और इसकी डायरेक्शन होती है ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट।